नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखो, इसके पहले हम एंशिएंट के आपके साथ पीवाईक्यूज सारे डिस्कस कर चुके हैं और यह वीडियो जो है आपका मॉडर्न को लेकर होगा। हमने मिडिवल के भी सारे पीवाईक्यूज आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अब बचता क्या है भाई? बचता है आपका मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को लेकर के यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन कर दिया जाएगा। अगर आपने एंशिएंट और मिडिवल नहीं देखा हुआ है, पहले जाइए उसको देखिए जाकर के, तब आप यहाँ पर शुरू करिएगा। और यह ध्यान रखिएगा, इसका जो वेटेज है एग्जाम से बहुत ज़्यादा है। एनालिसिस में हमें पता चला था 11 से 12 क्वेश्चन जो हैं आपके इस एरिया से आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं हम। और अच्छे के करने के क्रम में क्या है, सबसे पहले हम यह वीडियो जो रहेगा ना, यह थोड़ा सा छोटा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स उठाए गए हैं। जैसे आपका सिख संप्रदाय यहाँ पर उठाया जाएगा, मराठा यहाँ पर देखा जाएगा और उसके बाद उत्तर मुगल देख लेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और अगला जो वीडियो होगा वह यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पश्चात से हम पूरा मॉडर्न इंडिया आगे धीरे धीरे 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में कवर कर देंगे। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आएंगे सारे आपको मिल जाएंगे। और यह अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। पीछे एंशिएंट और मिडिवल जो कराई गई है उसकी भी आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है। जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा, तभी ये जो मजेदार ट्रिक्स आपको बताई जा रही है ना, तभी आपको याद हो सकती है। एक बार में आप याद नहीं कर पाओगे, 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा, तभी यह याद होगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे सिख संप्रदाय के बारे में। सिख संप्रदाय के बारे में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वहां पर हमें समझना है। क्वेश्चंस गुरुओं को लेकर बनाए जाते हैं कि देखियो इसके 10 गुरु हुए, आप तो जानते हो ना, 10 गुरु हुए। 10 गुरुओं को लेकर के अलग अलग गुरुओं से क्वेश्चंस किस तरीके से आयोग के द्वारा बनाया गया है वो सारे हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे और सारे साथ के साथ याद भी कर लेंगे। देखो पहले जो है इनके गुरु नानक जो इनके संस्थापक रहे। एक प्रश्न यहाँ से पीछे बना था कि गुरु नानक ने जब सिख धर्म की स्थापना की तो उस समय किस शासक के समकालीन यह था। तो आपको बताया गया था ना, सिख का सी और सिकंदर लोदी का सी कनेक्ट किया था ना यहाँ से हमने। तो सिकंदर लोदी के सी से सी को और सिख के सी को कनेक्ट किया था। यहीं से हम बता देंगे भाई, सिख का जो सिख संप्रदाय आया था वो आपका सिकंदर लोदी के समय आया था। लेकिन गुरु नानक ने संगत और पंगत, आज भी आप देखते हो कि सिखों के द्वारा पंगत जो लंगर है बड़े पैमाने पर यह लगाया जाता है। तो यह परंपरा किसके द्वारा चालू की गई थी? गुरु नानक के द्वारा ही चालू की गई थी। दूसरे आपके हैं गुरु अंगद। देखिए दूसरे गुरु के बारे में भी जानते हैं। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद हुए आपके दूसरे सिख गुरु। इनके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इनका जो प्रारंभिक नाम है, नाम क्या था इनका? लहना नाम था। देखो अंग, आपने अंगद का अंग निकाला, अंग से ही आपका लहू आता है ना, तो लहूना को हम पढ़ेंगे, लहना को लहूना पढ़ेंगे। और लहूना कहाँ से आता है? अंग से ही आता है। अंग से आपने बताया अंगद को और लहूना को आपने बताया लहना। तो अंगद का आपका प्रारंभिक नाम क्या हो गया? लहना हो गया। तो आप 100% आपको याद हो जाएगा यहाँ से। तीसरे जो देखो गुरु हुए, इनके तीसरे गुरु थे अमरदास। अमरदास के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया, यह पूछा गया कि जो लवन पद्धति थी ना, कौन सी? विवाह की एक पद्धति थी लवन। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? पंजाबियों में अभी भी चलती है लवन पद्धति। यह शुरू किया गया था अमरदास के द्वारा। ये क्या था? कोशिश करते थे कि हिंदुओं से पृथक जो विवाह पद्धति थी ना, ज्यादातर ये इन्होंने ऐसी प्रथाएं चलाई जो हिंदू धर्म से पृथक थी, है ना। पंजाब को एक पृथक धर्म के रूप में स्थापित करने की कोशिश की इन्होंने। तो अमरदास के द्वारा लवन पद्धति चालू की गई। याद कैसे रखोगे भाई? लव मैरिज जानते हो ना आप? लव मैरिज यानी कि लव विवाह पद्धति है एक, है ना, पंजाबी में चलती है। और लव को क्या बोलते हैं? कि हमारा प्यार क्या है? अमर है। बोलते हैं ना, लव मैरिज सफल हो गई तो उसको बोलते हैं कि हमारा प्यार अमर रहेगा हमेशा। तो अमर से आपने कनेक्ट किया अमरदास को, लव से आपने लवन पद्धति को। अब देखो तीनों चीजें याद हो गई आपकी। लवन ठीक है, यह समझ गए, और लवन का लव आपने कनेक्ट किया अमर से, है ना, लव अमर होता है। तो अमरदास से आपने लवन पद्धति को कनेक्ट कर लिया। तीसरे गुरु से संबंधित जो प्रश्न आएंगे अब देखो कर लेंगे। चौथे गुरु जो थे आपके रामदास थे। कैसे याद रखना है? राम से आपको याद रखना है कि राम कितने भाई थे? राम आपके 4 भाई थे ना, जानते हो ना, इतना नॉलेज तो होगा ही। भगवान राम अगर 4 भाई थे तो ये चौथे गुरु ही, 4 से आपने बता दिया कि चौथे गुरु ही आपके कौन से थे? सिखों में रामदास थे। अब चौथे गुरु रामदास थे। क्वेश्चन यहाँ से पहला तो यह बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो इनकी पत्नी थी ना, बीबी भानी, इनको अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दान की गई थी। क्वेश्चन आया कि कौन से वह गुरु थे जिन्हें अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दान की गई थी? तो वह गुरु थे आपके रामदास। याद कैसे रखना है? देखो राम की बीवी को दी थी। अब आप ये जानते हो राम की बीवी कौन थी? सीता माता। कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ कैसे याद रहेगा। सीता माता क्या हुआ था? सीता माता जमीन में समा गई थी कि नहीं? जो सीता माता जो है धरती पुत्री बोली जाती थी, और जमीन में कौन समा गई थी? सीता माता, राम की बीवी। तो भाई राम की बीवी को ही इसीलिए अकबर ने क्या किया था? जमीन दान कर दी थी। इसलिए की नहीं थी, लेकिन ट्रिक बताई जा रही है याद करने के लिए, कैसे आपको याद रखना है कि कौन थे वह? रामदास थे, है ना। रामदास की बीवी थी, ऐसा आएगा ना, रामदास की बीवी भानी जो थी ना, उन्हीं को जमीन दान की गई थी। और यह जो जमीन दान की गई थी ना, आज के समय का जो अमृतसर देखते हो ना, पहले रामदास नगर बोलते थे। और रामदास नगर में ही आप मान लीजिए ये रामदास नगर था, यहीं पर जलाशय था, उसको अमृतसर बोलते थे। और इसी जलाशय के नाम पर ही इस रामदास नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृतसर कर दिया गया, जो वर्तमान समय में आप देखते हो। तो अमृतसर नगर की स्थापना कहाँ की गई? इसी जमीन पर की गई थी, जो दान में दी गई थी किसके द्वारा?
अकबर के द्वारा। अब सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे अमरदास को लेकर के। फिर भाई पांचवें गुरु कौन थे आपके? अर्जुन देव। याद कैसे रहेगा? अर्जुन भाई कितने भाई थे? अर्जुन जो है ना 5 भाई थे, है ना। पांडवों में से एक अर्जुन थे कि नहीं थे? तो 5 भाई थे, तो 5 से ही याद आ गया भाई हमारे 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। अब अर्जुन देव के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि इनको फांसी दी गई थी जहांगीर के द्वारा। जब ये जहांगीर के बेटे जो खुसरो होते हैं, जो बगावत कर देते हैं, खुसरो को जब संरक्षण देते हैं अर्जुन देव, तो इसी कारण से जहांगीर अर्जुन देव को क्या करते हैं? फांसी पर टंगवा देते हैं, है ना। 5वें गुरु इनके हुए अर्जुन देव, यहाँ पीछे पढ़ चुके हैं। अब इनके द्वारा जो रचना की जाती है, स्थापना की जगह लिखिए आप रचना, यहाँ पर जो रचना की जाती है वह आदि ग्रंथ होता है ना। आदि ग्रंथ में जो गुरु होते हैं उनकी वाणी का, बातों का जो संकलन होता है ना, वो संकलन को ही आदि ग्रंथ बोला जाता है। इनके पवित्र ग्रंथ को बोलते हैं सिखों के। तो उसकी रचना किसके द्वारा की गई? अर्जुन के द्वारा। याद कैसे रखोगे? तो देखो भाई, अर्जुन को कृष्ण के द्वारा क्या किया गया था? कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए गए उन्हें गीता जैसे ग्रंथ में एक समाहित किया गया था कि नहीं? तो ग्रंथ का संबंध किससे था? अर्जुन से था। अर्जुन को जो संवाद किया गया था कृष्ण के द्वारा, तो अर्जुन देव को हमने ग्रंथ से कनेक्ट किया, आदि ग्रंथ को। भाई आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? अर्जुन देव के द्वारा की गई। अगले जो गुरु हैं आपके वह देखो, हमने 5वां गुरु देख लिया। छठे गुरु देखे हमने हरगोविंद। अब हरगोविंद से कैसे याद रखना है? देखो भाई, हरगोविंद के बारे में आता है कि ये 6वें गुरु थे, या तो आपको याद हो जाएगा। 6वें गुरु तो आपने याद कर लिया है। 6वें गुरु के साथ साथ इनसे जो क्वेश्चन बनता है ना, वह क्वेश्चन बनता है अकाल तख्त थे। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यही हरगोविंद के द्वारा की गई थी। आप जानते हो जो हमारा स्वर्ण मंदिर बना हुआ है ना, वहीं पर अकाल तख्त है। माना जाता है कि यहाँ पर ही ईश्वर का वास होता है, अकाल तख्त पे ही। और 6ठे गुरु थे, यहाँ 6ठे गुरु तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यह सीक्वेंस अगर आपको चौथे, पांचवें, छठे, अब तो कंफ्यूजन रहेगा नहीं ना। चौथे में आपने राम भगवान से कनेक्ट किया, 5वें में आपने अर्जुन से कनेक्ट किया, छठा आपको देखो हरगोविंद आपको कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना, श्योर हो जाएगा। अब कंफ्यूजन आएगा अगर क्रमानुसार लगाने को भी आएगा ना, तब भी आप गलत नहीं करोगे। अब अकाल तख्त की स्थापना पूछी जाए तो बताओ, हर कोई जो है गोविंद को, आप बताइए, हर कोई गोविंद को कब याद करता है? जब वह अकाल की स्थिति में होता है ना, दुख में ही याद करता है कि नहीं हर कोई? तो हर कोई गोविंद को कब याद करेगा? अकाल की स्थिति में। तो अकाल की स्थिति में याद करता है, तो अकाल से हमने अकाल तख्त को कनेक्ट किया, हर कोई गोविंद को, हर गोविंद को हमने कनेक्ट किया किससे? अकाल तख्त से। तो यह भी हो गया याद। 9वें गुरु हम पीछे पढ़ चुके हैं। जब औरंगजेब के द्वारा इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोला जाता है, तो तेग बहादुर के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और यहीं पर आपका जानते हो, दिल्ली में ही चांदनी चौक के पास ही गुरु तेग बहादुर का ही शीश कलम कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। यह इनके 9वें गुरु थे, है ना। तो यह हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब औरंगजेब के तहत हम पढ़ रहे थे मुगल में। फिर 10वें जो इनके अंतिम गुरु हुए वह हुए गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। बोलते हैं ना, वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु दी खालसा। तो अब इन्होंने, जब गुरु गोविंद जो इनके अंतिम गुरु थे, इन्हीं के बाद से आप जानते हो कि गुरु जो परंपरा थी ना, वो समाप्त कर दी गई। जो आपने पीछे पढ़ी ना आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ में जो गुरुओं की वाणी का संकलन था ना, आगे के भी जितने गुरु हुए या पीछे के जितने गुरु हुए, इसी को संकलित करके इन्होंने बोला कि अब यही आपकी जो आदि ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब जिसको जाना जाता है, यही आपकी गुरुवाणी होगी। आगे कोई गुरु परंपरा नहीं रहेगी। सिख धर्मों के लिए पवित्र, जो जैसे इस्लाम में कुरान होता है ना, और आप जानते हो कि ईसाइयों में बाइबल होती है, वैसे ही जो सिखों के लिए क्या होगा, यही जो आदि ग्रंथ है ना, यही गुरु ग्रंथ साहिब इनके लिए पवित्र ग्रंथ होगा। इसी को फॉलो करना है, इसी में कही गई बातों को फॉलो करेगा सिख धर्म। अब कोई गुरु परंपरा नहीं, यहीं से गुरु परंपरा समाप्त हो जाती है। इसी कारण से आपके 10वें गुरु जो निकल कर आते हैं वो गुरु गोविंद सिंह होते हैं। अब सिख धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सारे करने की स्थिति में हो गए होंगे और सारे याद भी होंगे। देखो, सिख हमने कंप्लीट कर लिया। मराठा से अब देखते हैं भाई, एक एक करके जो PYQs आए हैं वो सारे हम देख लेंगे। मराठा से जो शिवाजी से क्वेश्चन आया ना, शिवाजी आप जानते हो मराठा राज्य की जो स्थापना की जिन्होंने, और शिवाजी से प्रश्न क्या बना? शिवाजी से एक प्रश्न बना आपका कि भाई इनके गुरु कौन थे। एक तो क्वेश्चन इनके गुरु को लेकर पूछा गया, दूसरा इनके आध्यात्मिक क्षेत्र में पूछा जाता है कि आध्यात्मिक गुरु कभी कभी पूछ लेता है, या पूछ लेता है ऐसे पूछा गया था कि इनके शिवाजी के जीवन में या आध्यात्मिक क्षेत्र में इनके आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो महाराष्ट्र के ही संत थे आपके रामदास, इनका प्रभाव था। अब देखो, इसको याद कैसे रखोगे? शिवाजी को आपको निकालना है शिवा को। शिवा भगवान जानते हो ना, शिव भगवान। अब आध्यात्म के क्षेत्र में शिवा के साथ और किसको जाना जाता है? राम को जाना जाता है। तो आध्यात्म के क्षेत्र में शिवाजी पर प्रभाव पड़ेगा वो राम का पड़ेगा, यानी कि रामदास का पड़ेगा प्रभाव। और शिव क्या है? शिव आपके देव तो हैं ही, ये तो आप जानते ही हो। तो देव से आपके कोंड देव निकल आएंगे, है ना। कोंड देव इनके गुरु थे, है ना। शिव जो हैं वो देव हैं आपके, तो शिवा के जो देव हैं उसी से आप कनेक्ट करोगे कोंड देव को। और दूसरा, अध्यात्म के क्षेत्र में आप बताओगे कि शिवा और राम दो को जाना जाता है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में शिवाजी के जो गुरु हैं या शिवाजी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, आचरण पर किसका पड़ता है? रामदास का पड़ता है। जब हम महाराष्ट्र के भी संत देखेंगे, उनको क्रम में लगाने को आएगा, तो जो 5 आपके पूछे जाते हैं संत, उनमें क्रम के अनुसार जो 5वें नंबर पर अंतिम संत के रूप में जाना जाता है वही रामदास होते हैं। इन्हीं का प्रभाव जो पड़ता है वह शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक दिखाई देता है। तो ये हो गया क्वेश्चन जो बनाया गया शिवाजी से।
फिर देखो ये घटनाएं पूछी गई थी, ये घटनाएं दे दी गई थी, 4 घटनाएं दे दी गई थी, बोला गया था भाई कालक्रम लगाओ इनका। कालक्रम पर क्वेश्चंस आर में खूब आते हैं, तो इसी आधार पर देखो इसको समझ लेना है। ये घटनाएं अगर दोबारा आ जाती है ना तो इनका क्रम लगाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा कहानी अगर आपको पता होगी, क्या कहानी है, देखो शिवाजी जो होते हैं वो बीजापुर में नौकरी करते होते हैं, लेकिन इनके अंदर बेहद कुशल क्षमता होती है, सैन्य क्षमताएं भी इनके अंदर होती हैं, शासन करने की क्षमता होती है, और नेतृत्व तो इनके अंदर बेहतर होता ही है। आगे इनकी जब प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ोगे तो वहां समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो अब होता क्या है, बीजापुर में नौकरी करते करते महत्वाकांक्षा तो होती ही है इनकी भाई नेतृत्व करने की, तो उसमें ये चाकन का किला होता है या और कई किले होते हैं, उन पर फतह करते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही भाई ये फतह करेंगे आसपास के किलों पर धीरे धीरे करके फतह करने लगते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जो बीजापुर का ही शासक होता है वह देखता है और इन पर क्या करेगा, कंट्रोल करना चाहेगा, इन्हें समाप्त करने, इनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हो जाएंगे बीजापुर के। तो वह अपने यहाँ से अफजल खां को भेजेगा, अफजल खां को भेजेगा, कहेगा कि क्या करो, शिवाजी को तुम खत्म करो। तो दोनों मिलने के लिए क्या होगा, दोनों के बीच संधि होगी। अफजल खां और ये दोनों तय करते हैं कि हम बिना शस्त्रों को मिलेंगे, लेकिन अफजल खां क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, वह सोचता है कि बिना शस्त्र के आएंगे, इनको दबाकर ही बाहों में मतलब दबा करके और इनको मार दिया जाएगा। लेकिन शिवाजी यहाँ पर थोड़ा सा चतुर होते हैं ना, आप जानते हो स्किल तो होते ही हैं वो थोड़ा सा, तो वो क्या करते हैं, अस्त्र क्या होते हैं अपने हाथों में पीछे छिपा कर लाते हैं। वो जानते हैं जब ये दबाने की कोशिश करेगा तो मार दिया जाएगा। तो अफजल खां वाला प्रकरण यही है कि वह कोशिश करता है उन्हें दबाने की, लेकिन शिवाजी के द्वारा हथियार का तभी प्रयोग किया जाता है और उसे खत्म कर देते हैं अफजल खां को। फिर क्या होता है, फिर वह महाराष्ट्र में अपनी, देखो जो महाराष्ट्र या मराठा हैं अपनी सेना को मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए धन। तो धन के लिए आप वह लूटते हैं किसको, सूरत को। सूरत को जब वह लूटेंगे, आप ये जानिए कि 2 बार लूट करेंगे, एक बार पहले लूट करेंगे और लूट करने के बाद जब क्या किया जाएगा, मुगल बादशाह के साथ इनकी औरंगजेब के साथ सीधी टक्कर होती रहती है, हाँ दोनों टकराते रहते हैं, पता ही आपको। तो सूरत को जब एक बार लूटा जाएगा तो मुगलों में क्या है ना, जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब के द्वारा राजा जयसिंह को जो है भेजा जाएगा सेना का नेतृत्व करते हुए, और वहीं पर शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की जाएगी। आपने पीछे पढ़ी थी कि पुरंदर की संधि किसके साथ हुई थी, राजा जयसिंह और औरंगजेब के साथ हुई थी। तो यहाँ पर दोनों के बीच संधि होगी और औरंगजेब कहाँ जाएंगे, औरंगजेब जाएंगे यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से दोबारा वो बचकर भागते हैं। आप जानते हो कि फिर वो क्या करते हैं, 1670 में दोबारा से सूरत को लूटते हैं। तो शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था, और लूटने के पीछे उद्देश्य यही होता था कि अपनी सेना को मजबूत करना होता था। तो यह पूरा क्रम था, पूरा समझ गए, घटनाएं समझे आप। अब घटनाएं समझने के बाद अगर यह क्रम लगाने को आएगा तो कितनी आसानी से लगा लोगे अब आप, क्योंकि एक एक घटना को कनेक्ट करके समझाया गया है ताकि आप यह क्रम लगाने में आपको कोई दिक्कत ना हो दोबारा अगर आता है आपके एग्जाम में। फिर देखो इनके मंत्रिमंडल को समझते हैं, कैबिनेट को, शिवाजी के कैबिनेट को समझना है। तो आप यह जानिए पहले, इनके कैबिनेट को क्या बोला जाता था, इनके कैबिनेट को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था, है ना। एक क्वेश्चन सीधा यही बन जाता है, आज के समय जैसे कैबिनेट है ना, वैसे शिवाजी के समय भी कैबिनेट बनाया गया था, उसको अष्टप्रधान, मतलब 8 जो प्रमुख पद होते थे ना उन्हीं को अष्टप्रधान बोलते थे। 8 पदों को देख लेते हैं, उन पदों पर बदल बदल के क्वेश्चन आता रहता है। कभी कभी मिलान करने को आ जाता है, 4 पद दे दिए जाएंगे, मिलाइए आप। और कभी कभी बोल दिया जाएगा भाई सेनापति जो था ना वो किस पद को जाना जाता था, 4 पद इधर से दे दिए जाएंगे, अब बताओ भाई कौन सा था। तो सारे पद कनेक्ट अभी याद कर लो, देखो कोई भी आएगा घूम फिर कर आप सारे याद कर लोगे, इसलिए 8 यहाँ पर याद करा दिए जाएंगे। अभी देखो पेशवा का पद आप जानते हो कि सबसे प्रमुख पद था, वो पेशवा का पद था, जिसको प्रधानमंत्री बोलते थे। आज के समय का जो प्रधानमंत्री है ना उसको उस समय पेशवा के नाम से जाना जाता था, सारी शक्तियां प्राप्त थी जिसको। अगला आता है भाई सरे नौबत। सरे नौबत जो था सेनापति का पद होता था, है ना। सरे नौबत का जो पद होता था वो सेनापति होता था। अब देखो याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखोगे कि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो भाई कभी भी ऐसी नौबत ना आए कि सेना क्या करना पड़े, सेना एक्टिव करनी पड़े। तो नौबत से आपने कनेक्ट किया क्या, सेना को। तो नौबत, सरे नौबत कौन सा पद था, सेनापति का। तो ये हो गया याद आपका, सरे नौबत आएगा तुरंत आप समझ जाओगे भाई ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि सेना को एक्टिवेट करना पड़े। तो ये हो गया आपका पद याद। तीसरा जो पद था वो अमात्य का पद था। अमात्य का पद किससे था, राजस्व से। देखो अमात्य, अमात को आप ऐसे लिखना है, पढ़ेंगे कैसे, अमात मतलब आप किसी को भी क्या कर सकते हो, मात दे सकते हो अगर आपके पास क्या हो, रेवेन्यू हो। राजस्व समझते हो ना, अगर पैसा है ना तो किसको नहीं मात दी जा सकती है। तो इसलिए अमात को आपको याद रखना है रेवेन्यू से, रेवेन्यू मतलब राजस्व मंत्री से याद रखना है। तो अमात आपका याद हो गया। अब वाक्यानवीश, वाक्यानवीश जो था वो गुप्तचर मंत्री को बोला जाता था। वाक्या, देखो वाक्या जानते हो ना, कोई भी वाक्य अगर घटित होता है तो भाई यह बोला जाता था कि कोई भी शासन में या मराठा साम्राज्य में प्रशासन में कोई वाक्या घटित ना हो पाए ऐसा जो हमें नुकसान पहुंचाए। तो कोई वाक्या कब नहीं घटित हो पाएगा, जब हमारे गुप्तचर मजबूत होंगे और हमें सारी जानकारी देंगे। तो भाई वाक्या को हमने कनेक्ट किया किससे, गुप्तचर से। तो कोई वाक्या ना ऐसा वैसा घटित हो पाए इसलिए हमको गुप्तचर मजबूत रखना पड़ेगा, इसलिए वाक्यानवीश एक पद बनाना पड़ेगा जो गुप्तचर मंत्री होगा, कहलाएगा आपका। अगला पद था आपका चिटनिस। भाई चिट्ठी, चिट्ठी से आपको चिटनिस याद रखना है। और चिट्ठी मतलब पत्र, तो राजकीय पत्राचार का मतलब क्या हो गया, चिटनिस। चिटनिस को आपको चिट्ठी कनेक्ट करना है दिमाग में, और चिट्ठी से ही आपको राजकीय पत्राचार एकदम याद हो जाएगा। फिर अगला है आपका सुमंत।
देखो सुमंत या सीमांत, इसको कैसे भी पढ़ लो आप, सुमंत पढ़ोगे सीमांत पढ़ोगे तो आपको एकदम याद रहेगा कि ये किसकी बात की जा रही है। जहाँ पर हमारे राष्ट्र की या महाराष्ट्र की सीमा का अंत होता है, या भारत की मान लीजिए सीमा का अंत जहाँ भी होता है, वहाँ से क्या शुरू हो जाता है, विदेश चालू हो जाता है। तो महाराष्ट्रों के लिए, महाराष्ट्र वालों के लिए, मराठों के लिए क्या था उस समय, मराठा अपने आप में संघ था। इसके बाहर में मतलब सीमांत, इसके यहाँ पर सीमांत होती थी, या सुमंत का एक्टिव कहाँ हो जाता था, सुमंत सीमांत पर ही एक्टिव होता था। तो सीमांत या सुमंत आपका किससे संबंधित है, विदेश मंत्री से संबंधित है। अगले जो दो हैं काफी आसान है, जैसे पंडित राव है, पंडित क्या है, धार्मिक कार्य देखेगा, और न्यायाधीश क्या है, न्याय के कार्य देखेगा। ये तो बहुत आसान है। कंफ्यूजन यहीं पर होता है, कहां पर, सरे नौबत अमात्य में, वाक्यानवीस में होता होगा, चिटनीस में होता होगा आपको कंफ्यूजन, सुमंत में होता होगा। अब नहीं कंफ्यूजन होगा, अब सुमंत आएगा आप सीमांत से तुरंत जोड़ोगे, वाक्यानवीस आएगा वाक्या से जोड़ दोगे, अमात्य आएगा अमात्य से जोड़ दोगे, सरे नौबत मतलब नौबत से आप जोड़कर बता दोगे कि ये किस क्षेत्र से संबंधित ये पद हुआ करते थे। कंफ्यूजन सारा खत्म हो गया होगा। अष्ट जो आपके प्रधान है ना, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा सारे आप क्लियर करने की स्थिति में हो गए होगे। अब फिर देखो ये क्वेश्चन आया, अभी पीछे बताया था ना, महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत थे उनके बारे में क्रम लगाने को आया था। यह क्रम कौन सा है, पहले थे आपके ज्ञानदेव, फिर थे नामदेव, और फिर एकनाथ थे, फिर तुकाराम थे, फिर रामदास थे। यही वो रामदास हैं जिनके जीवन, जिनका प्रभाव जो है, जिनकी शिक्षाओं का प्रभाव शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक दिखाई देता है। तो आप समझे यहाँ पर, और ये क्रम जो लगाने को आएगा समझो आप। एक कहानी बनाते हैं, महाराष्ट्र में क्या था, संत थे। तो भाई महाराष्ट्र में सारे संत बैठते हैं कि महाराष्ट्र को एक महान राष्ट्र बनाना है, कैसे बनाओगे भाई, ज्ञान बढ़ाना होगा। और ज्ञान कैसे बढ़ेगा, तभी बढ़ सकता है, लोग क्या हो, धर्म के नाम पर संत क्या डिसाइड करेंगे, यही करेंगे कि भाई धर्म के नाम पर लोग लड़े ना। कब नहीं लड़ेंगे, जब नाम क्या होगा, एक होना चाहिए, यानी कि नाम जो है एक ईश्वर का होना चाहिए। और वह तुक्के से क्या निकल आया, वह तुक्के से भगवान राम का ही नाम निकल आया। तो देखो पूरी कहानी हो गई कनेक्ट, महान राष्ट्र बनाने के लिए ही संत आपस में बात कर रहे थे, उसी से क्रम निकल आया कि ज्ञान की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई ज्ञान बढ़ाना होगा, तो ज्ञान से आपका होगा ज्ञानदेव। फिर कहेंगे भाई नाम जो है एक ही होना चाहिए, नाम से हो गया नामदेव, और एक कौन सा है, एकनाथ, तभी क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा। और वह तुक्के से क्या निकल आया, राम भगवान का नाम निकल आया। तुक्के से हो गया आपका तुकाराम, राम से आपका रामदास हो गया। पांचों आपके क्रम याद हो गए। जो महाराष्ट्र के संत थे इनके पांचों के क्रम आप इसी तरीके से कुछ तरीका बना लीजिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। चलिए अगला जो पूछा गया वह खेड़ा का युद्ध था। पूछा गया क्वेश्चन यह था कि खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो आपको बताना है कि साहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। थोड़ा समझ लो यहाँ पर कहानी, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जब होता क्या है, जो शिवाजी थे उनके पुत्र आप जानते हो कौन थे, संभाजी थे। अब संभाजी तो मार दिए जाते हैं, है ना, औरंगजेब के द्वारा। अब संभाजी के पुत्र थे आपके साहू जी। साहू जी को क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। साहू जी कैद तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो बहादुर शाह प्रथम बैठते हैं, बहादुर शाह प्रथम शासन में आते हैं। वो कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर साहू जी को छोड़ देना चाहिए। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा में राजनीति देख रहे थे, वहां पर राजा राम की मृत्यु हो चुकी होती है और ताराबाई के हाथ में शासन होता है ना। सतारा से वह ताराबाई अपना शासन कर रही होती है। सतारा, तारा ऐसे भी याद रख सकते हो कि कहां पर इन्होंने केंद्र बनाया था सत्ता का। तो सतारा से आपका ताराबाई जो है शासन कर रही होती है। अब कहते हैं जैसे ही हम साहू को यहां से छोड़ेंगे वैसे ही दोनों टकराएंगे। अब साहू को इन्होंने खड़ा किया किसके विरुद्ध, तारा के विरुद्ध। अब खड़ा किया या खेड़ा का युद्ध किया, दोनों याद हो गए। देखो साहू को खड़ा किया या किसके युद्ध में, किसके युद्ध के माध्यम से, खेड़ा के युद्ध के माध्यम से। साहू को खड़ा किया ताराबाई के सामने, यह हो गया याद। खेड़ा के युद्ध हो गया याद, और खेड़ा के युद्ध के पीछे कहानी क्या थी ये याद हो गई, तो आप कनेक्ट कर पाओगे आसानी से चीजों को। अब यहाँ से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर साहू ने यहाँ पर ताराबाई को पराजित कर दिया, और उसमें मदद किसने की थी, पेशवा ने। यहाँ कुछ क्वेश्चंस पेशवा से संबंधित इसलिए देखो बनाए गए। पेशवा में पहले थे आपके बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पहले पेशवा थे, है ना, जिनकी मदद से क्या किया था, साहू ने विजय हासिल की थी। और पेशवा का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। पीछे भी आप जानते हैं पेशवा का पद क्या था, प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। फिर अगला बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम से क्या क्वेश्चन बनता है, बाजीराव प्रथम से बोला जाता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो पहला पेशवा हुआ वो कौन था, बाजीराव प्रथम था। इसी के द्वारा आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है कि दिया जाता है कि दिल्ली की जो जड़ें हैं ना वो मतलब जर्जर वृक्ष के समान हो चुकी हैं। यही समय है, सही समय है कि इस पर क्या कर देना चाहिए, हमें प्रहार कर देना चाहिए। और इसी कारण क्या किया जाता है, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बाजीराव प्रथम के द्वारा, है ना। तो इस समय जानते हो उत्तर मुगल काल का दौर चल रहा था, और जहां पर कमजोर से कमजोर शासन दिखाई देंगे। अभी आगे देखो उत्तर मुगल काल जब बताया जाएगा तो वहां से जो क्वेश्चंस पूछेंगे वहां से समझ भी आ जाएगा। तो बाजीराव प्रथम हो गया और बालाजी विश्वनाथ हो गया। अब बालाजी विश्वनाथ का आपको उठा लेना है बालाजी, और बाजीराव प्रथम का उठा लेना है बाजीराव। इन दोनों का पहला पहला आपको शब्द उठा लेना है, और इन्हीं से मिलाकर के तीसरा पेशवा नजर आ जाएगा जो था आपका बालाजी बाजीराव। ये क्या करेगा, अब देखो छत्रपति भी यहाँ पर कमजोर हो रहा होता है।
छत्रपति कमजोर हो रहा होता है, साहू कमजोर हो रहा होता है, साहू के बाद अब साहू से क्या करेगा, यहाँ पर बालाजी बाजीराव के द्वारा क्या किया जाएगा, संगोला की संधि कर ली जाएगी। संगोला की संधि बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया कि संगोले की संधि किसके द्वारा की गई, तो बालाजी बाजीराव के द्वारा की गई, लेकिन इसमें था क्या, संगोला में, ये समझो ऐसे याद रखना है, संगोला में उसने कहा हमें गोला पूरा चाहिए, अब पूरा गोला चाहिए, हम पेशवा बनकर खाली नहीं रहेंगे, अब हम पेशवा और छत्रपति दोनों शक्तियां हमारे भीतर आएंगी। तो बालाजी बाजीराव ने कहा कि संगोला में हमें पूरा गोला, गोला मतलब क्या है, पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित कर लिए गए यहाँ से। और इसी के समय हो जाता है 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध। यहीं से तय हो जाता है, एक स्टेटमेंट आप पढ़ते होगे कि यहाँ से देखो पानीपत के युद्ध से यह तो तय हो गया था कि भारत पर शासन कौन, यह नहीं तय हुआ था कि भारत पर शासन कौन करेगा, लेकिन यह जरूर तय हो गया था कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, यानी कि मराठे तो अब शासन नहीं करेंगे यहाँ से भारत पर, क्योंकि यहाँ से वो हार चुके होते हैं अहमद शाह अब्दाली से। यह कहानी आप जानते हो 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था। तो यहाँ से देखो क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें, कहानी के रूप में सारी चीज़ें समझाई गई हैं, तो आप याद करने में भी आपको कठिनाई नहीं होगी। फिर देखो बची खुची जो होती है, आपको जानते हैं बची खुची जो इज्जत होती है वो वापस करने के लिए माधवराव नारायण प्रथम बैठते हैं, और वह कोशिश भी कर रहे होते हैं ना, और सफल भी रहते काफ़ी हद तक, लेकिन आकस्मिक रूप से उनकी क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन बनता है कि आकस्मिक रूप से टीबी से मतलब क्षय रोग से मृत्यु किसकी होती है, तो वह माधव नारायण प्रथम की होती है। अब इन्हीं का बेटा होता है नारायण राव। होता क्या है भाई, माधव नारायण राव का जो भाई होता है ना रघुनाथ, रघुनाथ क्या है, अगला पेशवा बनना चाहता है, लेकिन बनाया किसको जाता है, नारायण राव को बना दिया जाता है। अब नारायण राव की हत्या कर दी जाएगी किसके द्वारा, रघुनाथ के द्वारा। अब रघुनाथ के द्वारा जैसे हत्या की जाएगी, देखो सारी संधि भी अभी कैसे कनेक्ट करके थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर आप कहानी सुनोगे ना तो कहानी मजेदार लगेगी थोड़ा सा, तभी आप सारी चीज़ें याद रख पाओगे। रघुनाथ राव के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है नारायण राव की। अब यहाँ से वो भागते हैं, लेकिन जब फिर भी स्वीकार नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपकी 12 भाई सभा कार्य कर रही होती है। जो 12 भाई सभा होती है, 12 सदस्यों की एक सभा होती है जो क्या करती है, मराठा प्रशासन को देख रही होती है। अब इसी में ही आपके 2 सदस्य हैं जो आप जानते भी होंगे, एक महादजी सिंधिया, एक आपके नाना फडणवीस, है ना। ये दोनों प्रमुख रूप से आप 12 सदस्यों से समझ रहे हो, इनके बारे में आपने सुन रखा होगा। ये क्या करेंगे, माधव नारायण राव के जो अल्पायु पुत्र होगा ना, उसको ही क्या करेंगे, पेशवा के रूप में नियुक्त कर देंगे। यह अल्पायु होता है, तो बेसिकली इसको संरक्षण किसका मिला होता है, इसी 12 भाई सभा का। तो रघुनाथ राव यहाँ से गुस्सा होकर चला जाएगा कहाँ, अंग्रेजों के पास। अंग्रेज कहेंगे आओ आओ ठीक है, आओ हम क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, मराठा की पूरी सूरत बदल देंगे और तुम्हें ही क्या करेंगे, अगला पेशवा नियुक्त कर देंगे। तो यहाँ रघुनाथ राव कहता है ठीक है भाई, तो यही सूरत बदल देंगे। यहाँ से आपने संधि निकाली, सूरत की संधि। लेकिन होता क्या है, जब 12 भाई सभा में जो आपके नाना फडणवीस और उनको जानते हो मजबूत रूप से टक्कर देंगे अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को जैसे ही टक्कर देंगे तो बोलेंगे कि भाई तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है, मराठों में, मराठा साम्राज्य के अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम तुरंत ये सूरत बदलने वाली जो संधि की है ना तुमने, ये कैंसिल करो। तो यहीं से सूरत की संधि से अंग्रेज अपने आप को वापस कर लेंगे। तो पुरंदर की संधि यहाँ पर आप समझे कि नहीं, वहां पुरंदर की संधि दूसरी थी जो शिवाजी के साथ हुई थी। यहाँ दोबारा फिर पुरंदर के स्थान, पुरंदर पर ही पुरंदर की संधि होती है ना, स्थान वही रहता है लेकिन संधि का महत्व समझो। यहाँ पुरंदर से बोला जाता है कि आप अंदर मत आइए, आप बाहर जाइए, है ना। मराठा साम्राज्य से, मराठा या जो भी राजनीति से, उससे आपको दूर रहने की जरूरत है। तो यहाँ दूसरा समझ में आया आपको, पुरंदर की संधि। कहानी देखो कनेक्ट करोगे तभी ये सारी याद रहेंगी, संधियों का क्रम लगाने को आया है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। फिर तीसरी जो थी सालबाई की संधि थी, चौथी बसीन की संधि दी हुई थी। यह सालबाई की संधि कब होती है, अंग्रेज क्या करते हैं आपको पता है 1782 के आसपास, 81-82 में 3 फ्रंट पर लड़ रहे होते हैं, मराठों के साथ, निजाम के साथ, मैसूरों के साथ। अब मराठों से कहेंगे कि भाई 1782 में हम क्या करेंगे, तुम्हारे साथ एक सालबाई की संधि करेंगे। सालबाई मतलब कहेंगे कि हम 20 साल तक सालबाई संधि, साल से आपने निकाला 20 साल, सालबाई संधि, हम 20 साल तक मतलब तुमसे कोई युद्ध नहीं करेंगे। इस टाइप की संधि की इन्होंने, ताकि क्या करें, मराठे शांत रह सकेंगे और मैसूरों को उस समय पराजित करेंगे ये। तो भाई सालबाई की संधि इन्होंने पहले आंग्ल मराठा युद्ध के तहत की हुई थी, समझ गए यहाँ से। फिर जब 20 साल हो जाते हैं तो कहते हैं बस अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी संधि, दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ शुरू करेंगे और वहां पर बसीन की संधि कर देंगे। बस मतलब सालबाई की संधि खत्म हो गई, अब बसीन की संधि होगी। तो यह चारों संधियां आपको क्लियर हो गई होंगी। पहली सूरत देखो रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी, कहानी भी पीछे पता चल गई पूरी। दूसरी क्या किया जाता है, पुरंदर की संधि की जाती है। अंग्रेज से कहा जाता है कि तुम अंदर मत आओ, बाहर रहो भाई, सूरत मत बदलो। तो यहाँ कहते हैं ठीक है हम बाहर हो गए। सालबाई की संधि आप समझ गए, 20 साल के लिए जो रोका गया था बेसिकली मराठों को, और रोका क्यों गया था, क्योंकि मैसूरों को पहले राजनीति से बाहर करना था, मैसूरों का क्षेत्र हथियाना था। चौथी जो थी आपकी, जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ना, वहां पर बसीन की संधि। तो अब चारों संधियों का अगर क्रम लगाने को आएगा तो चारों संधियों से संबंधित आपको कहानी बता दी गई है और एक एक करके आप क्रम लगा लेंगे बहुत आसानी से। अब मराठा हो गए यहाँ से क्लियर, जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं। और आंग्ल मराठा युद्धों को लेकर के भी आपको देखो 2 आपको संधियां जो पूछी गई हैं वो बता दी गई हैं। बाकी जब हिस्ट्री आपको कराया जाएगा बढ़िया से, तो वहाँ पर सब्जेक्ट्स वाइज जो आपकी नंबर गेनिंग एक सीरीज चलाई जाएगी, उसमें सारा बहुत ही डिटेल्ड वे में बहुत अच्छे से फैक्ट सारे
कवर करा दिए जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर अभी आपको PYQs कराए जा रहे हैं, किस तरीके से एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। और PYQs की चीज़ें अगर रिपीट होती हैं आपके एग्जाम में, रिपीट होती रहती हैं, तो अब आपको गलत नहीं करके आनी है, क्योंकि यहाँ भाई आपको याद भी कराया जा रहा है साथ के साथ। उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल की बात की जाए तो उत्तर मुगल काल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आपके देखो नोट डाउन करा दिए गए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखो बनता है बहादुर शाह प्रथम को लेकर के। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है, ये जानते हो ना कि जब मुगल काल खत्म होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद में यह तो पता ही है आपको कि मुगलों के बाद का उत्तर मुगल काल है, उसकी किसी को खबर नहीं है। क्यों खबर नहीं है? क्योंकि वो बेखबर हैं खुद वहाँ के मुगल के बादशाह। तो पहले ही बादशाह बनते हैं आपके बहादुर शाह प्रथम, और वह साहे बेखबर के रूप में ही जाने जाते हैं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं रहती है मुगल साम्राज्य के बारे में। जैसे बहादुर शाह प्रथम आप देख रहे हो ना, जो अंतिम होंगे ना आप देखो यहाँ पर, वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जो लास्ट बैठते हैं उत्तर मुगल काल में, जहाँ से मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है ना। तो अब उत्तर मुगल काल का जो पहले बैठे वो बहादुर शाह प्रथम। इन्हीं का आप जानते हो कि जो नाम था बचपन का, क्या नाम था? मुअज्जम नाम था, है ना। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। और औरंगजेब के ही पुत्र थे, उनके बीच से ही जब युद्ध हुआ आपस में, तो वहीं पर ही आपका मुअज्जम जो है ना, ये अगला बादशाह बनता है। फिर देखो जहांदार शाह से पूछा जाता है। अब जानते हो कि भाई ये क्या होता है, ये बेखबर क्यों रहते हैं? क्योंकि आगे के जो जहां है ना, पूरे जहां में क्या है, सब मूर्ख ही बस जाते हैं। जो मुगलों का पूरा जहां होता है उसमें सारे मूर्ख बस जाते हैं। तो जहां से आपने जहांदार को कनेक्ट किया और लंपट मूर्ख आपने बता दिया। देखो यार, पीछे एक वीडियो जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया था, वहां मैंने लंपट मूर्ख बोल दिया था, थोड़ा ध्यान रखना है। लंपट मूर्ख जो है आपका जहांदार शाह को बोला जाता है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उन्हें पागल बादशाह के रूप में भी जानते हैं, रक्त पिपासु के रूप में जानते हैं, कई नामों से जाना जाता था। लेकिन लंपट मूर्ख के रूप में किसको जाना जाता था? जहांदार शाह को जाना जाता था। यह क्वेश्चन देखो पूछा गया है। अब फर्रुख सियर से देखो क्वेश्चन जो बना, फर्रुख सियर से क्वेश्चन बना कि पूछा गया कि घृणित कायर के रूप में किसको जाना गया। तो यहाँ देखो बहुत आसान तरीका, याद करने का तरीका बताता हूँ। फर्रुख सियर के बारे में आप जानते हो ना, 1717 में इन्होंने किसको, अंग्रेजों को घोषणा पत्र क्या दिया था, जो घोषणा पत्र दिया था आप जानते हो ना, क्या कहा था? ये कहा था कि आप जाओ मतलब इनको क्या किया गया था कि अधिकार मिल गया था व्यापार करने का, है ना। तो व्यापार करने के बाद ही उनके द्वारा दुरुपयोग भी किया जाएगा, दुरुपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में क्या है, अंग्रेज बड़े पैमाने पर क्या करेंगे, वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। जानते हो ना, पूरे घटनाक्रम जब बंगाल पढ़ेंगे ना, वहाँ बहुत अच्छे से देखेंगे। लेकिन यहाँ हमें समझना है कि फर्रुख सियर को कायर कहा जाता है, घृणित कायर क्यों कहा जाता है? देखो इसका जो रुख था ना, आप जानते हो इसका रुख किसकी ओर था? अंग्रेजों की ओर था। जब भाई इसका लोग देखेंगे अंग्रेजों की ओर रुख ज़्यादा है, तो रुख इसका अंग्रेजों की ओर ज़्यादा है, मतलब ये कायर है, ये डरता है अंग्रेजों से, इसीलिए इसका रुख किसकी ओर है? अंग्रेजों की ओर ज़्यादा है। दूसरी बात एक और समझनी है कि रुख इसका अंग्रेजों की ओर इसलिए ज़्यादा और था क्योंकि इसको बिठाया ही किसके सहयोग से गया था? सैयद बंधुओं के सहयोग से ही इसको बिठाया गया था। किसको? फर्रुख सियर को। इसीलिए सैयद बंधुओं को क्या बोला जाता था? किंग मेकर या नृत्य निर्माता के रूप में भी जाना जाता था। तो फर्रुख सियर से आपने रुख से कनेक्ट कर लिया, किससे? कायर से। भाई इसको क्यों कायर कहा जाता था? इसके रुख के कारण। फर्रुख सियर अब क्लियर हो जाएगा कि इसको ही घृणित कायर के रूप में जाना जाता था। और उसका रीजन भी था भाई, क्यों इसका रुख था? क्योंकि यह सैयद बंधुओं के सहयोग से तो बिठाया गया था सिंहासन पर। यह हो गया क्लियर आपका फर्रुख सियर से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा। रफ़ी उद दर्जात से देखो एक क्वेश्चन बनाया जाता है, कभी कभार ही बनता है कि सबसे कम समय तक जो शासन पर बैठने वाला, शासन करने वाला जो आपका मुगल साम्राज्य था, मुगल शासक था, वो कौन था? रफ़ी उद दर्जात था, है ना। तो मतलब जाते जाते ही बैठा था शासन पे। अब जो गद्दी पर जाते जाते जो बैठेगा तो बहुत कम समय के लिए बैठ पाएगा। जाते जाते मतलब दर्जात, आपने दर्जात से कनेक्ट किया सबसे कम समय के लिए। चलो आगे देखते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह पर क्वेश्चन आप जानते हो, मोहम्मद शाह रंगीला, हर किसी को बच्चे को पता है कि बहुत ही रंगीले मिजाज का एक बादशाह था, इसीलिए इसको रंगीला बादशाह ही बोला जाता था। अब देखो इतना रंगीले मिजाज का था कि इसके समय नादिर शाह आक्रमण करता है, लूटपाट करके चला जाता है, लेकिन यह अपने मस्ती में मस्त ही रहता है, बस ऐसे याद रखना है। तो नादिर शाह के द्वारा आप जानते हैं यहीं पर से क्या है, कोहिनूर हीरा को यहाँ से ही ले जाया जाता है, नादिर शाह के द्वारा लूट लिया जाता है ना, तख्ते ताऊस पे जो कोहिनूर हीरा लगा होता है। तो नादिर शाह का आक्रमण किसके समय होता है? इसी रंगीला बादशाह के सामने नादिर शाह आक्रमण करता है। अब अहमद शाह, अगला शासक हुआ आपका अहमद शाह। अहमद शाह में क्या है? अहमद शाह को आपको याद रखना है कि किस शासक के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। तो भैया अहमद और अहमद देखो कॉमन है यहाँ पर, जैसे हमें अहमद और अहमद कॉमन लगा, तुरंत हमने बताया कि अहमद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। और एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि कितनी बार आक्रमण किया गया है? तो लगभग भारत पर 8 बार आक्रमण किया गया है। किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। एक हम खाली पढ़ते हैं जो युद्ध कौन सा, 1761 का, जो पानीपत का तीसरा युद्ध, इसी को हम जानते हैं। बाकी के 8 जो आक्रमण, 7 आक्रमण है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि अहमद शाह जब उस समय दिल्ली का सुल्तान था ना, उस समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कई बार किया गया है ना, 5 से 6 बार लगभग आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा? अब्दाली के द्वारा। शाह आलम द्वितीय, देखो उत्तर मुगल काल में एक बादशाह हुआ शाह आलम द्वितीय, कौन नहीं जानता है। बक्सर का युद्ध अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे, बंगाल का नवाब मीर कासिम जो अबदस्त किया गया था, है ना, भागा था वहाँ से मीर कासिम, और अवध का भी नवाब था कौन? आपका शुजाउद्दौला, और तीसरा आपका मुगल का जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय।
यह जानते हो, यह तीनों मिलकर के एक त्रिगुण बनाएंगे और यह बक्सर के युद्ध लड़ेंगे किसके खिलाफ, अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध, हार जाएंगे, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी। तो क्वेश्चन आता है भाई शाह आलम द्वितीय, यहाँ हम अभी उत्तर मुगल काल पढ़ रहे हैं, तो शाह आलम द्वितीय किसमें शामिल हुआ था, बक्सर के युद्ध में शामिल हुआ था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो अब क्लियर हो गया होगा, पूरा कहानी क्लियर कर दी गई। अब अकबर द्वितीय के बारे में देखो, अकबर प्रथम हुआ महान, क्या अकबर द्वितीय महान होगा, अकबर द्वितीय कतई रद्दी शासक होगा। ये क्या है, पहला शासक बनेगा जो अंग्रेजों के संरक्षण में क्या है, अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करने वाला पहला बादशाह था। एक देख रहे हो, एक पर अंग्रेजों की चल रही है और एक अकबर नाम का ही दूसरा आया, उस पर अंग्रेजों की चल रही है और एक की अंग्रेजों पर चल रही है, दोनों में कंफ्यूजन एकदम जस्ट उल्टा है दोनों। तो अकबर द्वितीय को यहाँ पर जाना जाता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करने वाला एक तो पहला बादशाह रहेगा, दूसरा राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी ना, वो इसी के द्वारा दी गई थी। क्यों, क्योंकि राजा राम मोहन राय क्या था, इसकी पेंशन बढ़ाने के लिए अकबर द्वितीय की कहाँ गए थे, ब्रिटेन गए हुए थे। ठीक है, अब ब्रिटेन जैसे ही गए हुए थे तो उसके कारण आप जानते हैं कि अकबर द्वितीय क्या होता है, अकबर द्वितीय के द्वारा ही राजा की उपाधि दी जाती है किसको, राजा राम मोहन राय को, यहीं से राजा के रूप में वो जाने जाते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जो थे जफर के नाम से क्या है, रचनाएं कर रहे होते हैं। आप जानते हो कि बहादुर शाह द्वितीय अगर 1857 का विद्रोह पढ़ते हो ना, तो वहाँ जानते हो अखिल भारतीय नेतृत्व के रूप में ही जब आपके जो क्रांतिकारी होते हैं वह क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचते हैं, वह बोलते हैं कि आप जो है नेतृत्व स्वीकार करिए। तो इस आधार पर ही बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा क्या किया जाता है, नेतृत्व को स्वीकार किया जाता है। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय जो है बैठकर लाल किला में जफर नाम से रचनाएं किया करता था, है ना। उसको कोई इतना उम्र हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण से अब ये ज़्यादा बहुत अधिक इच्छुक नहीं था कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग ले सके। अब जब यह पराजित कर दिया जाता है तो इसको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून में। आज के समय जो बर्मा है ना, वही आप पहले रंगून के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन बनाया गया कि भाई बहादुर शाह द्वितीय को जब अंग्रेजों ने जब पराजित किया, उसके बाद इसको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा गया है और इतने ही क्वेश्चन अभी तक बने हैं उत्तर मुगल काल से जो PYQs देखे गए। तो अब वो क्लियर कर दिया गया, मराठों से जितने क्वेश्चन बने और आपके जो सिख संप्रदाय से जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और उसके बाद उत्तर मुगल काल से, यह तीनों आपके PYQs आपको क्लियर कर दिए गए हैं और बेहतरीन ढंग से आपको समझा भी दिया गया है, बाई ट्रिक्स आपको समझाया गया है ताकि आपको याद बना रहे लंबे समय तक। 2-3 बार इसको रिवीजन करना है यार, तभी आपको यह जो तरीके बताए गए हैं ना, ये आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो सकेंगे और एग्जाम तक आप याद रखिएगा। इन तरीकों से आप जाएंगे अगर ना, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा जो प्रश्न आए हुए हैं या जो यहाँ पर समझाए गए हैं। और अगर इसका यार वीडियो पसंद आ रहा है ना, कंटेंट पसंद आ रहा है और तरीका पसंद आ रहा है पढ़ाने का, तो इसको वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर किया करो कम से कम, है ना। इतना तो कम से कम बनता ही है। चलो, अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और वहाँ PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।